Hello students, I am Monica Bansal. Today I am going to discuss the topic biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन देंगे बेटा इस टॉपिक में, ठीक है जी, और डेफिनेशन देंगे, प्रिंसिपल बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है जी। कंटेंट कौन कौन से डिस्कस करेंगे हम, सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दूंगी, उसके बाद प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताऊंगी एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग कैसे करी थी और कैसे होती है, ठीक है जी। डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी के शब्द से ही, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी का मतलब तो आई होप सबको पता होगा कि टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं बच्चे, और बायो का क्या मतलब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस कोई भी एंजाइम। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी यूज कर सकते हैं या उससे प्रोड्यूस कोई भी एंजाइम को हम यूज करते हैं, और अलग अलग टेक्निक्स में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इन चीजों को? ताकि हम अच्छे प्रोडक्ट बना सकें, ऐसे प्रोडक्ट बना सकें, ऐसे प्रोसेसेस बना सकें जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। बट एक बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल एग्जांपल दे रही हूँ, आई होप कि आप सबको पता हो, मेकिंग कर्ड। दूध से हम क्या बनाते हैं? दही। क्यों? क्योंकि दूध जो है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टोजन होता है दूध में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। कर्ड में अच्छे प्रोटीन होते हैं, बड़ी सिंपल सी है, हर घर में कर्ड बनता होगा। तो दूध में जो लैक्टोजन होता है वो दही के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को भी हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ही बोलेंगे। इसके अलावा जो ब्रेड बनती है, वाइन बनती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट से बनती है, ब्रेड और वाइन, ठीक है जी। ये जो कार्बोहाइड्रेट से, सीरियल वगैरह से बनती है, ब्रेड वाइन कैलो ग्रेप से बनती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट से बनती है। ये भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें भी छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज किए जाते हैं, यानी कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, जो कि चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं और अच्छी चीजें बनाते हैं जो कि ह्यूमन के लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है जी। हाँ जी, बट कहता एक प्रॉब्लम है इसमें, इट इज रिस्ट्रिक्टेड सेंस टू। क्यों रिस्ट्रिक्टेड सेंस क्यों है बच्चे? क्योंकि ये सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे ही आके रुक गई है। बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारी जो है एनिमल्स प्लांट्स में आ गए हैं, पर ये सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे ही लार्ज स्केल पे हमें फायदा हो रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने एक और एग्जांपल दिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बायोटेक्नोलॉजी से हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से हम जीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। डीएनए वैक्सीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर कोई डिजीज हो तो हम डीएनए वैक्सीन से क्योर कर सकते हैं। और डिफेक्टिव जीन, जो डिफेक्टिव जीन है उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही यूज हो सकती है, उसके साथ ही हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को, पर इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। आईएफबी, आईएफबी क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेटा एक एसोसिएशन का नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या दी है, अपनी लैंग्वेज में दी है। ये देखो, ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी पे इसने एम्फेसिस करा है, और इसने आईएफबी ने अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में इसने डेफिनेशन दी है। बच्चे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है आईएफबी की फुल फॉर्म क्या है। आईएफबी की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बड़ी एसोसिएशन है बायोटेक्नोलॉजी की। ये क्या कहती है कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? ये कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट्स एंड देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। कि इन सबको हम इंटीग्रेट करते हैं, किन चीजों को? नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिज्म को, सेल को, उनके पार्ट्स को और मॉलिक्यूल्स को, इन सबको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। किस लिए इंटीग्रेट करते हैं? किस लिए एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं? ताकि हमें अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिल सके और अच्छे से अच्छी सर्विसेज मिल सके, जो प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए बेनिफिट यूजफुल हो। सो बायोटेक्नोलॉजी का एक ही पर्पस है, इट क्रिएट्स प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस एंड सर्विसेज विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल। बच्चे जो प्रिंसिपल है, दो तरह के प्रिंसिपल हैं, दो प्रिंसिपल हैं मेनली इसके। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है?
वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल की हाँ जी बच्चे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल में क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बताया है कि डीएनए या आरएनए कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, हम उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। डीएनए आरएनए में कुछ डीएनए तोड़ देते हैं, तोड़ के 2 डीएनए आपस में ज्वाइन कर देते हैं, 3 डीएनए आपस में ज्वाइन कर देते हैं, और ज्वाइन करने के बाद उसको अलग अलग होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंटर करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है बच्चे बायोटेक्नोलॉजी का, वो है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या है, इसमें हमने स्टेराइल कंडीशन यानी कि हाइजीनिक कंडीशन, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन जो है हमें वो क्या करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, मेंटेन करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि अगर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की किसी भी चीज़ में सपोज करो अगर क्या हो गया, थोड़ा सा भी जर्म लग गए या कोई भी वायरस, कोई भी हार्मफुल जर्म उसमें ऐड हो गया, तो वो अपने पूरे प्रोडक्ट को, पूरी वैक्सीन को, पूरे एंटीबायोटिक्स को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी, ताकि अपना जो डिज़ायरेबल माइक्रोब्स है, डिज़ायरेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ वो ही ग्रो करे, उसके अलावा कोई भी दूसरा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना करे। तो सारी जर्म फ्री कंडीशन होनी चाहिए। जो भी हम यूज़ करते हैं, चाहे हम बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं, चाहे हम टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं, चाहे फोर्सेप यूज़ करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी जर्म फ्री होने चाहिए। उनको स्टेराइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये 2 प्रिंसिपल हैं, पहला था जेनेटिक इंजीनियरिंग और नेक्स्ट है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें हम हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करते हैं। अब हम करेंगे बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या हैं। इन 1963 में बच्चे 2 जो हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए। बेटा एक बैक्टीरिया था एस्केरिकिया कोलाई, उसमें से हमने ये क्या करे थे, ये निकाले थे, आइसोलेट करे थे एस्केरिकिया कोलाई। ठीक है। ये एस्केरिकिया कोलाई में जो वायरस की ग्रोथ को रोकते थे ये जो एंजाइम थे, यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस को ग्रो नहीं होने देते थे। किसमें? एस्केरिकिया कोलाई। ठीक है। एस्केरिकिया कोलाई क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है जी। तो इसमें जो 1 एंजाइम थे, 2 एंजाइम निकाले थे ना हमने, 2 एंजाइम आइसोलेट करे थे। ठीक है जी। जो वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे बैक्टीरिया में। तो पहला एंजाइम क्या काम करता था? डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता था। डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है ना बच्चे, तो डीएनए इनएक्टिव हो जाता है। और दूसरा एंजाइम क्या करता था? वो तो डीएनए को कट ही कर देता था। और जो डीएनए को कट कर देता तो डीएनए खत्म हो गया, कट हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। जो सेकंड वाला एंजाइम था जो डीएनए को कट कर देता था, उसको हमने नाम दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है जी। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? जो वायरस या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती है, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीएनए को कट कर देते हैं अंदर से। ठीक है जी। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? हिंड 2। हिंड 2 था बच्चे। इसकी जो फंक्शनिंग थी वो स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड है बच्चे। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड होती है फंक्शनिंग। ठीक है जी। सो जैसे हिंड 2 है, वो कौन से डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है? वो पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको ये पहचानता है, उस सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, उसके साथ ही जाके अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद उस सीक्वेंस को कट कर देता है। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे ही काम करता है। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी क्या होती है? रिकॉग्निशन साइट होती है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, जो पहचानता है वो एंजाइम डीएनए में ढूंढता है और वो साइट पे जाके उसके साथ चिपक जाता है, ज्वाइन कर लेता है अपने आप को और उसको कट कर देता है डीएनए को। ठीक है जी। कहता हिंड 2 एंजाइम के अलावा आज 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से, यानी कि 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किए हुए हैं। ठीक है जी। अभी तो हमने बताया कि 2 ही एंजाइम हुए थे ना, लेकिन अब इस टाइम पे प्रेजेंटली हमारे पास 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। लोग पता नहीं डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस को, कितने रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, उनके साथ जाके अटैच हो जाते हैं और उनको डीएनए को कट कर देते हैं।
ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या है बच्चे कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेम कैसे दिया। अब हमने ये भी देख लिया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम है जो किसी भी वायरस या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कैसे रोकते हैं वो? उसके डीएनए को कट करके, डीएनए को 2 पार्ट्स में कट कर देंगे और डीएनए को नॉन फंक्शनल कर देंगे। ठीक है जी। अब हम इसका नेमिंग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने इसको नेम दिया बेटा। ये जो नेम है इसके जीनस और स्पीशीज से आता है। कैसे? मैं इको R1 की एग्जांपल लेती हूँ। इको R1 है जो वो किसने कहाँ से हमने बनाया? ये एस्केरिकिया कोलाई, एस्केरिकिया कोलाई बैक्टीरिया से हमने बनाया। ठीक है जी। एस्केरिकिया कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है जिसमें एस्केरिकिया क्या है जीनस और कोलाई क्या है स्पीशीज। ये देखो बच्चे मैंने नीचे दिया हुआ है। इको R1 को मैंने अलग अलग किसने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया शब्द को। ई शब्द, ई शब्द का क्या मतलब है यहाँ पे? एस्केरिकिया, यानी कि ये जीनस है बैक्टीरिया की। सीओ, सीओ का क्या मतलब है? कोलाई, कोलाई क्या है बेटा? स्पीशीज है, बैक्टीरिया की स्पीशीज है। आर का क्या मतलब है? RY13, RY13 मतलब ये स्ट्रेन का नाम है बैक्टीरिया के। RY13 स्ट्रेन है जिस बैक्टीरिया से हमने इको R1 को आइसोलेट किया है। और 1 का क्या मतलब है? ये जो 1 है लास्ट में, ये बेटा रोमन नंबर है। ये रोमन नंबर हमें क्या पहचानता है, क्या देता है हमें, क्या इंडिकेट करवाता है कि किस ऑर्डर में आइसोलेशन हुआ। इनका क्या मतलब है कि इको R1 जो है इस बैक्टीरिया से सबसे पहले हमने डिस्कवर करा, सबसे पहले हमने आइसोलेट करा। तो इस तरह हम क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फर्स्ट वर्ड है वो जिस बैक्टीरिया से, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकला होता है उसकी जीनस को डिफाइन करता है। जो दूसरे 2 वर्ड्स है वो उसकी स्पीशीज बताते हैं। जो तीसरा शब्द है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेन बताता है। और जो लास्ट वाला रोमन नंबर है वो बताता है कि किस ऑर्डर में वो डिस्कवर हुआ, किस ऑर्डर में वो क्या हुआ? आइसोलेट। ठीक है जी। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कहता लार्ज क्लासेस ऑफ एंजाइम को बिलोंग करते हैं। इसको न्यूक्लियसेस बोलते हैं। 2 तरह के बेटा न्यूक्लियसेस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं? जो डीएनए को बाहर से कट करते हैं, यानी कि डीएनए को कॉर्नर से, उनके कॉर्नर से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं। जैसे 3' एंड के कॉर्नर से निकाल लिए, 5' एंड के कॉर्नर से न्यूक्लियोटाइड निकाल दिए, यानी कि डीएनए को कट करेंगे उनके एंड पॉइंट से। और एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? जो डीएनए को कट करेंगे सेंटर से, अंदर से कट करेंगे जी। ये उनके कॉर्नर से, एंड से कट नहीं करेंगे एंडोन्यूक्लियस। एंडो का क्या मतलब होता है? इनर। एक्सो का क्या मतलब है? आउटर। यानी कि जो डीएनए को आउटर एंड से कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। और जो डीएनए को अंदर से, इनर एंड से कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोन्यूक्लियस। तो इस तरह बच्चे ये एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो हमने अभी भी डिस्कस करे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सो बेटा आई होप कि आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। और बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं और उसकी नेमिंग कैसे होती है। तो इस वीडियो में हमने ये सारा कुछ डिस्कस करा है। बच्चे ध्यान से नोट्स बनाना, ध्यान से पढ़ना इस वीडियो को। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है जी। थैंक यू जी।